तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। और आज के स्मैकडाउन से ना हम सबको एक सीख मिलती है कि जिंदगी में कुछ भी करना पर ब्रॉक लेसनर को उंगली मत करना, ब्रॉक लेसनर को गुस्सा मत दिलाना। और हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने वही किया और उसका खामियाजा उन्हें अब पूरी स्मैकडाउन के रोस्टर को भुगतना पड़ा, क्योंकि गाइस लेसनर ने शो में तबाही मचा दी। साथ ही साथ हमें शो में चैंपियनशिप्स की अदला बदली भी देखने को मिली। किंग जेवियर का कोरोनेशन भी था शो के अंदर और भी काफी सारी चीजें हुई शो के अंदर। तो बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो शो की शुरुआत ही करते हैं हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। रोमन रेंस जो है वो रिंग में चलते हुए आते हैं अपने वाइज मैन पॉल हेमन के साथ। और सबसे पहले वो हेमन को बोलते हैं कि देखो, तुम अपने काम में ना सही नहीं हो। क्राउन ज्वेल के अंदर मैंने तुम्हें टाइटल मांगा था देने के लिए, तुम्हें क्या हमारी बात समझ में नहीं आई कि तुमने हम दोनों के बीच में टाइटल को फेंक दिया। और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन को बोलते हैं कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो फिर रोमन अपना हाथ बढ़ाते हैं कि हाँ मुझे टाइटल दो अभी, और पॉल हेमन बड़ी इजीली से टाइटल उनके हाथ में रखते हैं। और फिर रोमन बोलते हैं कि देखो ऐसे ही तो करना था, लेकिन तुमने किया नहीं। और फिर रोमन शुरू करते हैं अपने ही गुण गाना। वो बोलते हैं कि कैसे उन्होंने डैनियल ब्राइन को हराया हुआ है, एच को हराया हुआ है, जॉन सीना को हराया हुआ है, लास्ट एक साल से ज्यादा उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को कैरी किया है। और फिर ना वो वापस से अपना ध्यान पॉल हेमन की तरफ करते हैं। वो हेमन से कहते हैं कि अच्छा, मैंने सुना है कि लेसनर हारने के बाद कुछ ट्वीट किया उसने। तो उसमें हेमन कहते हैं कि हाँ, वो कह के फिर अपना फोन निकालते हैं पॉकेट से और वो ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं रोमन रेंस को, जिसमें लेसनर ने लिखा हुआ था कि जैसे ही मैं स्मैकडाउन में गया, आई विल बीट डाउन रोमन रेंस सेंसलेस। अब ये सुनकर सबसे पहले रोमन तो बहुत जोर जोर से हंसते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, लेसनर तू आ जा, मैं तुझे देख लूंगा। अब पता नहीं इन सब के बीच में कहाँ से कॉमर्शियल आ जाता है और कॉमर्शियल के बाद भी रोमन रेंस खड़े हुए रहते हैं। वो तब भी लेसनर को बुला ही रहे होते हैं कि अरे मैं खड़ा हुआ हूँ, आ जा, मुझे मान ले, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। लेकिन तभी वहां पे म्यूजिक प्ले होता है ब्रॉक लेसनर का। और जैसे ही वो प्ले हुआ ना, रोमन रेंस के मुंह के एकदम तोते उड़ गए। रोमन ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लेसनर सचमुच वहां पे आ जाएंगे, और इसलिए शायद वो इतनी लंबी चौड़ में बोल रहे थे। और भाई लेसनर ने आके क्या तोड़ा है सबको। सबसे पहले तो उसने रोमन रेंस को मारा, और जब टेबल के ऊपर F5 लगाने जा रहे थे रोमन रेंस को, वहां पे उसोस आ जाते हैं। और मुझे समझ में नहीं आता उसोस आते क्यों है लेसनर के सामने। उसोस को तो लेसनर उठा के ऐसे फेंक देते हैं कि क्या बताऊं। और इतना कुछ करने के बाद भी वो शांत नहीं हुए। आपको रेसलमेनिया 31 के बाद की रॉ याद होगी, जहाँ पे सेथ रॉलिंस ने हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी करके लेसनर से चैंपियनशिप ले ली थी। उसके बाद उन्होंने आके क्या आतंक मचाया था। लगभग सेम ही देखने को मिला हमें आज स्मैकडाउन के शो में भी। वो रेफरी को मार रहे हैं, लॉकर रूम से जो सुपरस्टार आ रहे हैं उनको मार रहे हैं, एकदम कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। अब इतना कुछ करने के बाद जब फाइनली लेसनर रिंग से गए तो वहां पे एडम पियर्स आ गए, और उसी बात हमें समझ में आ गया था कि आगे क्या हो सकता है। एडम पियर्स ने कहा कि लेसनर की जो भी हरकतें थी वो एकदम भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए मैं उसको इनडेफिनेटली सस्पेंड कर रहा हूँ। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का ना ये सही रहता है, किसी को भी अगर टीवी से ऑफ दिखाना हो कुछ महीनों तक, हमने ये पहले भी देखा हुआ है, वो सुपरस्टार को सस्पेंड करा देते हैं। हमें पता है कि आगे सर्वाइवर सीरीज आने वाला है, डे 1 आने वाला है, तो उसमें तो लेसनर फाइट करेंगे नहीं, तो बेटर ये है कि उसको सस्पेंड करके ऑफ करा दो। लेकिन एडम पियर्स कैसा कहते ही लेसनर वहां पे फिर से आ जाते हैं और आके वो कहते हैं अच्छा मैंने सुना नहीं ठीक से, तुमने क्या बताया मुझे। लेकिन हमारे एडम पियर्स से बड़े शेर दिल इंसान, उन्होंने फिर से वही चीज रिपीट करी कि मैं तुमको सस्पेंड कर रहा हूँ। और बस फिर क्या था, 2 लगातार F5 पड़ गए उसको, और ऐसा करके लेसनर वहां से फाइनली निकल गए। तो इससे तो हमें साफ पता चल गई कि अभी कुछ महीनों तक वो तो हमें दिखने नहीं वाले। हो सकता है अब रॉयल रंबल का वेट करो। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट देखने को मिलते हैं स्मैकडाउन रोस्टर के न्यू एडिशन ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर रिंग में जाके एक ओपन चैलेंज शो करते हैं कि तुम लॉकर में से कोई भी आ जाओ, मैं तुमको मारने वाला हूँ। और वहां से चल के आते हैं सैमी ज़ेन, और उसके बाद सैमी ज़ेन एंड मैकिंटायर के बीच में मैच स्टार्ट होता है। मैच तो ठीक ठाक सा था, लेकिन हमें पता था कि रिजल्ट क्या होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर अभी भी स्मैकडाउन में आए हैं और सैमी ज़ेन के साथ ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए क्लेमोर लगा के ड्रू मैकिंटायर ने आसानी से हरा दी यहाँ पे सैमी ज़ेन को। जिनको लग रहा था कि आज ही की शो से हमें ड्रू मैकिंटायर एंड रोमन रेंस का आमना सामने देखने को मिलेगा, उनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से मैसेज है कि भाई थोड़ा सा वेट कर लो, सर्वाइवर सीरीज निकल जाए, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का नया पेपर व्यू आने वाला है डे 1, शायद उसमें जाके मैकिंटायर एंड रोमन रेंस का मैच हो और इनके बीच की फ्यूड भी सर्वाइवर सीरीज के बाद ही स्टार्ट हो। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जेवियर वुड्स का कोरोनेशन, जहाँ पे उनको ताज पहनाया जाता है कोफी किंगस्टन की तरफ से। मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे बिगी भी होंगे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे बिगी को नहीं बुलाया। कुछ ऐसा खास नहीं था सेगमेंट के अंदर, बस जेवियर वुड्स को वो ताज पहनाया जाता है। ऑडियंस यहाँ पे यू डिजर्व इट के चांस लगा रहे हैं। जेवियर वुड्स जो है वो सबको थैंक यू बोलते हैं कि उनके सपोर्ट की वजह से आज वो किंग ऑफ द रिंग बने हैं। अब जेवियर वुड्स किंग तो बन गए, अब आगे उनकी कहानी कैसी चलती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या उनको एज अ सिंगल सुपरस्टार की तरफ पुश किया जाता है या फिर उनका कुछ हिल टर्न हो जाता है। देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्या प्लान करके रखा हुआ है। शो के ऊपर नेक्स्ट आता है क्राउन ज्वेल का एक रीमैच मंसूर वर्सेस मुस्तफा अली के बीच में, और मेरे हिसाब से ये मैच यहाँ पे करवाने का कुछ मतलब ही नहीं है। इनके बीच में तो ऐसी कोई राइवलरी है नहीं कि दोबारा से दिखाया जाए, जस्ट फिलर सा मैच था यहाँ पे।
ये वाला मैच ना करा के कुछ और WWE सेगमेंट दिखाते यहाँ पे शायद वो बेटर रहता। और मैच की बात करें तो यहाँ पे मंसूर ने फिर से मुस्तफा अली को हरा दिया। तो अब देखते हैं मंसूर की क्या डायरेक्शन होती है और अली का क्या होता है। नेक्स्ट हमें शो के ऊपर हिट रो देखने को मिलती है जो कि अभी अभी ड्राफ्टेड हुई है NXT से। वैसे उनका मैच तो जॉबर्स के साथ था जिनको वो आसानी से जीत भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि NXT से और भी बहुत सारे न्यू फेसेस आए हैं, जैसे कि अलिया हो गए, रिज हॉलैंड हो गए, लेकिन उन सब में WWE ने सबसे पहले हिट रो को मैच के लिए चांस दिया। इससे शायद हमें यह प्रूव करता है कि WWE हिट रो को लेकर काफी सीरियस है और ऐसा हो सकता है कि आगे चल के उनके लिए बहुत बड़ा पुश वेट कर रहा है। शो के अंदर नेक्स्ट देखने को मिलता है एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच शिंसुके नाकामुरा वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन के बीच में। अब जब से नाकामुरा चैंपियन बने हैं उनको कोई अच्छा ओपोनेंट मिला नहीं है। वो सिर्फ रिग बुक्स के साथ आते हैं और गाना बजाना करते हैं, वरना आप सोचो कि जैसा सुपरस्टार नाकामुरा है उनके लिए बहुत कमाल कमाल के फ्यूड हो सकते हैं। और मैं ऐसा सोच ही रहा था, ये सोचते सोचते दोनों के बीच में मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच की एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब रिग बुक्स अपना गिटार बजाते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए वहां पे मैडकैप मॉस आ जाते हैं और उन सब में वहां नाकामुरा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के कॉर्बिन ने अपना एंड ऑफ डेज लगा दिया और उन्होंने नाकामुरा को पिन कर लिया। अब बताओ, मैं यहाँ सोच रहा था कि नाकामुरा की कोई अच्छी फ्यूड होगी, लेकिन WWE ने यहाँ पे फिर से उनको कॉर्बिन के साथ लगा दिया। शो का लास्ट सेगमेंट होता है चैंपियनशिप एक्सचेंज वाला, जिसके अंदर रॉ वुमेन चैंपियन शार्लेट फ्लेयर अपनी चैंपियनशिप बेकी लिंच को देगी और बेकी लिंच अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप शार्लेट फ्लेयर को देगी। हमें पता था कि WWE का यही सिंपल फंडा होने वाला है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, और WWE ने उसको आज ही के दिन कर डाला। तो बेकी एंड शार्लेट दोनों ही रिंग के ऊपर आती है और दोनों ना एकदम बच्चों की तरह कर रहे थे। कोई भी अपनी चैंपियनशिप देने को तैयारी नहीं था। वो स्कूल में बचपन में होता था ना कि टीचर बीच में खड़े होते थे दोनों बच्चों के बीच में सुलह करवाने के लिए कि चलो हाथ मिलाओ, कुछ वैसा ही यहाँ काम कर रही थी सोनिया डेविल। वो शार्लेट और बेकी को बोल रही थी कि चैंपियनशिप चलो एक्सचेंज करो, सब कुछ खुशी खुशी करते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद दोनों अपनी चैंपियनशिप एक्सचेंज तो करती है, लेकिन फिर शार्लेट एक ऑफर देती है बेकी को कि अच्छा तुम्हें बहुत शौक है ना बेकी टू बेल्स बनने का, चलो हम दोनों के बीच में अभी एक मैच हो जाए विनर्स टेक ऑल के लिए। और शार्लेट के ऐसा बोलते ही वहां पे साशा बैंक्स आ जाती हैं और साशा बैंक्स के आते ही वहां से बेकी लिंच आराम से निकल जाती है और जाते जाते वो बोलती है कि चलो तुम लोग आपस में देख लो, तुम दोनों में से जो भी चैंपियन होगा मैं उसको सर्वाइवर सीरीज में देख लूंगी। और उसके बाद शार्लेट एंड साशा बैंक्स की जो पुरानी दुश्मनी वो फिर से चालू हो जाती है। शार्लेट साशा को बोलती है कि तुम्हारा चैंपियनशिप कोई भी याद नहीं रखा है, मैं ही रेलेवेंट चैंपियन हूँ इस ब्रांड के अंदर। और ऐसे बहस होते होते दोनों के बीच में हाथापाई भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर फाइनली अपर हैंड मिलता है साशा बैंक्स को जब वो मीडियोरा लगाती है शार्लेट के ऊपर। तो देखिए साफ पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे WWE शार्लेट एंड साशा के बीच में फ्यूड दिखाने वाली है। अब ओवरऑल शो की बात करें तो मुझे तो ओके ओके सा शो लगा। पहले वाला सेगमेंट तो एकदम तोड़ फोड़ से भरा हुआ था, ये चैंपियनशिप की अदला बदली भी सही थी, लेकिन बीच में जो थी मुस्तफा अली एंड मंसूर का फाइट, नाकामुरा एंड कॉर्बिन के बीच की फ्यूड, उसमें मेरा कुछ पर्सनल ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। अब नेक्स्ट वीक से एक्सपेक्टेड है कि WWE हमें सर्वाइवर सीरीज के लिए बिल्डअप दिखाएगी, तो अब देखते हैं WWE इस साल की सर्वाइवर सीरीज के लिए क्या डिफरेंट प्लान करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।